हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद पांडे सर। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स करेंगे। इस चैप्टर में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये सीखेंगे। उससे पहले सबसे पहले ये समझें कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है। इसका मतलब फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसको पहले समझे कि दो लीनियर इक्वेशंस किस पेयर में होती हैं, उनका फॉर्म कैसा होता है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 या a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। और या तो दोनों इक्वेशनें इसी फॉर्म की होंगी या दोनों इक्वेशनें इस फॉर्म की होंगी। a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। अगर किसी भी क्वेश्चन में इक्वेशन की फॉर्म की कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है, ऐसे टाइप की इक्वेशंस को आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलते हैं। बेटा इसमें दो वेरिएबल यूज कर रहे हैं, एक तो x यूज कर रहे हो और एक y यूज कर रहे हो। दोनों इक्वेशनों में दो दो वेरिएबल है x एंड y, और पेयर का मतलब दो इक्वेशनें होंगी। इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारी मेथडें होती है। भाई इन इक्वेशन को हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, इन इक्वेशन को हम एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी इक्वेशन को ग्राफिक मेथड से सॉल्व करेंगे तो ग्राफ पेपर पे बना करके उसको सॉल्व करा जाएगा, और जब किसी इक्वेशन को एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हमारे सिलेबस में सॉल्व करने की दो मेथड है आपको देखने को मिलेंगी। एक इक्वेशन को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं और दूसरे मेथड को आप एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। हम सारी मेथडों को पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम ग्राफिकल मेथड को सीखते हैं। बेटा सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड सीखेंगे। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, इक्वेशंस आपको गिवन होती हैं, जैसे टू इक्वेशन आपको a1x, ये तो मैथमेटिकल सेंस में मिलेंगी, ये मैंने फॉर्म पर ही बना दिया। माना इक्वेशन की फॉर्म कुछ ऐसी है, ऐसे टाइप की दो इक्वेशन आपको दे रखी हैं। इन इक्वेशन को आप ग्राफ में प्लॉट करोगे और ग्राफ में प्लॉट करते समय ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे को किसी पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट करती है, ये फर्स्ट केस है, केस नंबर 1, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट। तो जो है इफ लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, अगर लाइंस एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, ऐसी लाइन को आप इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस, इस टाइप की लाइंस को आप इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। और इन इंटरसेक्टिंग लाइंस का जो सॉल्यूशन होता है, ऐसे टाइप के लीनियर पेयर इक्वेशन का जो पेयर ऑफ इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो यूनिक होता है। कैसा टाइप का सॉल्यूशन होता है इसका? सॉल्यूशन इज यूनिक। ऐसे टाइप के सॉल्यूशन चैप्टर का यूनिक क्वेश्चन का यूनिक सॉल्यूशन होता है। इसका मतलब वो लाइन को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन इसको बोलते हैं। और इनका जो सॉल्यूशन आता है वो यूनिक होता है। समझ में आ रहा है? और ऐसे टाइप की जो लाइनें होती हैं उसको इंटरसेक्टिंग लाइंस बोला जाता है। आप ध्यान रखना, जब दो लाइनें एक दूसरे को ग्राफ पेपर पर किसी पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट कर देंगी, ऐसे इंटरसेक्शन पॉइंट को, मतलब जिनका वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, उसको उस टाइप की लाइनों को इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। समझ आ रहा है आपको? पहला केस तो ये है। और अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है बेटा, तो ऐसे टाइप की इक्वेशन में a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा। मतलब कई सारी कंडीशन देख लो आप। इफ दीज टू लाइंस होल्ड दिस कंडीशन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, देन द इक्वेशन हैज इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है ना, ऐसे टाइप की लाइन को इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। इनका जो सॉल्यूशन होता है इसको जो है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी बोलते हैं, इसको कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी इसको बोला जाता है। पेयर ऑफ इक्वेशंस है कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस। पेयर ऑफ इक्वेशन हैज कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। आपको थोड़ा ध्यान रखना है,
जब जब क्वेश्चन पूछेगा ना इंटरसेक्टिंग लाइन आए उसकी ये कंडीशन होती है, उसको कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन उल्टा भी पूछेगा, इफ द लाइन हैज कंसिस्टेंट सॉल्यूशन देन व्हाट इज द कंडीशन, तो उसमें कंडीशन आएगी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। आप समझ लो ना, a1 x के कोफिशिएंट को बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट होगा उसको a2 बोलेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट को b1 बोलते हैं, सेकंड इक्वेशन के y कोफिशिएंट को b2 बोलते हैं। तो इनको हम कैलकुलेट कर लेंगे और कैलकुलेट करने के बाद उसको चेक कर लेंगे, अगर वो इस कंडीशन को होल्ड करता है तो इक्वेशन का जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है उनका कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, और उस कंसिस्टेंट सॉल्यूशन को इंटरसेक्टिंग लाइंस भी बोला करते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं इसकी सेकंड कंडीशन। अगर एक लाइन का ग्राफ बनाया मैंने a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 का ग्राफ भी यही आ जाए, और a2x प्लस b2y प्लस c2 का ग्राफ भी यही आ जाए, मतलब एक ग्राफ दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाए। अगर ग्राफ एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर दें, ये लाइंस कोइंसाइड वन अनदर, अगर लाइनें एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाए तो ऐसी कंडीशन में जो कंडीशन आती है वो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 आ जाएगा। अगर दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करें, अगर ये वाली कंडीशन होल्ड करती है इक्वेशनों से, तो इसका मतलब लाइनें एक दूसरे को कोइंसाइड करती हैं। अगर कोई लाइनें कोइंसाइड करती हैं, इसका मतलब उसके सॉल्यूशन की बात करेगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा होगा, तो इसका मतलब वो डिपेंडेंट हो सकता है। सॉल्यूशन इज मतलब लाइंस आर, जो लाइंस होंगी वो डिपेंडेंट होंगी, डिपेंडेंट हो सकती हैं, और कोइंसाइड है तो कंसिस्टेंट भी इसके लिए वर्ड यूज करते हैं, कंसिस्टेंट भी हो सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कंसिस्टेंट का मीनिंग ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी आपको देखना पड़ेगा। ये वाला आ जाए तो इसके लिए ज्यादा सही वर्ड है डिपेंडेंट या कोइंसाइड। द लाइंस आर कोइंसाइड वन अनदर, अगर लाइनें एक दूसरे पर कोइंसाइड करती हैं तो ये वाली कंडीशन होल्ड करेगी। और ग्राफ में अगर ग्राफ बना करके आप देख रहे हो, अगर ऐसी कंडीशन मतलब यही वाली लाइन जो है फर्स्ट इक्वेशन की भी ग्राफ है और सेकंड इक्वेशन जो देखिए उसका भी ग्राफ यही आता है, उसका मतलब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर कोइंसाइड कर देती है, तो ऐसे टाइप के सॉल्यूशन को हम डिपेंडेंट सॉल्यूशन बोलते हैं या कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी बोलते हैं, और ऐसी लाइनों को हम कोइंसिडेंट लाइंस बोला करते हैं। ठीक है बेटा, आप समझ रहे हो ना, मतलब जो ग्राफ आपने प्लॉट किया, आपको 3 पॉइंट पे ग्राफ बनाना पड़ता है। आपने ग्राफ बनाया और ग्राफ के 3 पॉइंट इसमें इसी लाइन में लाई करके, और नेक्स्ट वाले जो 3 पॉइंट थे वो भी इसी लाइन के ऊपर अगर लाई कर जाएं तो इसका मतलब ऐसे टाइप के उसको कोइंसिडेंट बोलते हैं, एक के ऊपर दूसरा कोइंसाइड कर जाना। ठीक है, दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल आ जाएंगे, देखो ये लाइन आपस में पैरेलल है, समझ में आ रहा है ना, पैरेलल का मतलब इक्वी डिस्टेंस पर है। फर्स्ट वाली लाइन का ग्राफ आपने ड्रॉ किया, सेकंड वाली लाइन का ग्राफ ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद जब ग्राफ आपको ग्राफ पेपर पे एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल नजर आए तो इसको देखो, जब व्हेन द लाइंस आर पैरेलल, अगर लाइनें पैरेलल हो तो पैरेलल लाइनों के लिए क्या होता है, इक्वेशन में नो सॉल्यूशन आता है उसका, मतलब एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट करती नहीं, इसका सॉल्यूशन नहीं निकलता है। इसका अगर सॉल्यूशन नहीं निकलता तो कंडीशन क्या होती है, उसकी जो कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 आती है। ठीक है ना, उस वाले केस में जो कंडीशन आती है, मतलब ये वाली कंडीशन कहीं होल्ड कर जाए तो इक्वेशन के जो लाइनें होती हैं वो पैरेलल होती हैं और इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं निकलता है, नो सॉल्यूशन है उसका। और अगर जो है उसी वाली कंडीशन में देखा जाए तो इसके लिए दूसरे जो वर्ड्स यूज करते हैं हम उसको इनकंसिस्टेंट भी बोलते हैं और इसको इंडिपेंडेंट भी बोलते हैं। इसका लाइंस आर इनकंसिस्टेंट या लाइंस आर इंडिपेंडेंट, समझ में आ रहा है? तो जो सॉल्यूशन आप निकालोगे वो इनकंसिस्टेंट और इंडिपेंडेंट होगा। आप समझ रहे हो ना बेटा? तीनों कंडीशनें आपको अच्छे से लर्न चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल आप तभी बना पाओगे जब आपको 3 कंडीशंस आपको आती हो। मतलब इसको फॉर्मूला समझ लो आप, इन फॉर्मूलों को आपको लर्न करना है, उन फॉर्मूलों की कंडीशंस अपनी अपनी है। ठीक है ना, अगर ये वाली कंडीशन होल्ड करता है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये वाली कंडीशन होल्ड करता है तो लाइनें पैरेलल होंगी एक दूसरे के और इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। इसमें अगर आप वो देखें तो जब भी ये कंडीशन होल्ड करेगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। आपको ध्यान रखना है उस इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, और जब भी ये वाली कंडीशन हो जाएगी इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, मतलब नो सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन होल्ड करेगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए ये कंडीशन होल्ड करेगी, यूनिक सॉल्यूशन के लिए ये वाली कंडीशन होल्ड करेगी। तो न्यूमेरिकल में मुझे करना होगा ना क्वेश्चन, तो आपको कंडीशनें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। उसको ग्राफिकल मेथड से करेंगे तो ग्राफ में भी प्लॉट कर सकते हैं।
ठीक है बेटा, ग्राफ को देख करके भी हम बता सकते हैं और क्वेश्चन को देख करके भी हम बता सकते हैं कि इक्वेशन में किस टाइप की कंडीशनें होंगी। ग्राफ के देखने पर अगर ये ग्राफ और ये दूसरा वाला ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो फर्स्ट वाली कंडीशन है इंटरसेक्टिंग वन पॉइंट, इसको यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। अगर माना एक ग्राफ दूसरे के वाले ग्राफ के ऊपर कोइंसाइड कर जाए तो उसको इनफाइनाइट, ऐसे टाइप के उसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बोलते हैं, कोइंसिडेंट भी बोलते हैं, उसको डिपेंडेंट भी बोलते हैं। तो आपको ये ध्यान थोड़ा सा रख लेना है। अगर लाइन ऑफ ग्राफ की कंडीशन देखने में ऐसी लग रही है तो इसका मतलब आपको देखते ही पता चल जाएगा, ग्राफ को देखते ही आप बता दोगे कि ये लाइन है, एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। और पहले लाइनों के लिए का जो सॉल्यूशन होता है नो सॉल्यूशन होता है, इसमें सॉल्यूशन नहीं निकलता है। अगर ग्राफ में देख के बनाना तो यहां से देख लेंगे, अगर कहीं इक्वेशन ही देख करके अगर पूछ देगा कि इक्वेशन देख के बताओ कि इसमें कैसे टाइप के सॉल्यूशन होंगे, अगर वो इस वाली कंडीशन को होल्ड करता होगा तो इक्वेशन के नो सॉल्यूशंस होंगे। बेटा समझ में आया, कर लोगे आप? ओके, आगे बेटा नेक्स्ट देखते हैं एल्जेब्रिक मेथड। जब भी क्वेश्चन एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व करना होता है उसमें हमें दो टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं। पहला टाइप है जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं। दो मेथड्स का हम यूज करते हैं इसमें। एक मेथड होती है जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं, दूसरी मेथड होती है उसमें हम एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। अब हम एक बार पहले एक एक मेथड करके सीखते हैं। पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होती है वो सीखते हैं। देखो सब्स्टिट्यूशन बड़ा सिंपल सा वर्ड है। जैसे एक चीज आपने ध्यान दी होगी, आपके स्कूल में अगर कोई टीचर किसी दिन नहीं आते हैं तो उस टीचर की प्लेस पर कोई दूसरा टीचर आता है, उस टीचर को आप क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट टीचर, क्योंकि उस दिन वो टीचर नहीं आया होता है तो उसकी जगह वो दूसरा टीचर आ जाता है। ऐसा ही यहां भी करना होता है, मतलब सब्स्टिट्यूशन करना होता है। किसी एक को रिप्लेस करके उसकी वैल्यू को दूसरे के टर्म में पुट करने को हम सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम इसको। ये दो इक्वेशन आपके पास दे रखी हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। माना कोई इसमें फर्स्ट वाली इक्वेशन की हेल्प से वैल्यू को निकाल करके सेकंड में पुट करना चाहे। जैसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी? 2x + 3y = 13। इसमें चाहे आप x को निकाल लो चाहे आप y को निकाल लो, किसी एक वेरिएबल में आपको बनाना है। कोई बोले नहीं तो x में ही करता हूं, तो इसका मतलब 2x को यहीं रख देंगे, = 13 अपनी प्लेस पर। 3y अगर आप शिफ्ट कर दोगे तो पॉजिटिव का था, वहां जाने पर क्या हो जाएगा बेटा? नेगेटिव का हो जाएगा। उसके बाद इस 2 को आप नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x = 13 - 3y/2 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर आप चाहो तो थर्ड भी बोल सकते हैं। वैसे इक्वेशन नंबर थर्ड से निकली हुई x की वैल्यू को आपने जिससे निकाला उसमें मत रखना, दूसरे में रखना। इससे आपने कैलकुलेट किया ना, अब इसमें नहीं रखेंगे, इस वाले में रखेंगे। इसका मतलब पुट कर देते हैं, पुटिंग x = 13 - 3y/2 इन इक्वेशन नंबर सेकंड वाली, क्योंकि फर्स्ट से मैंने कैलकुलेट किया था, इस वाली इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व किया था ना मैंने, इस वाले से सॉल्व किया था, इसका मतलब मैं सेकंड वाले में रख दूंगा। जैसे सेकंड में x की प्लेस पर मैं वैल्यू को रखूंगा 13 - 3y/2 x की प्लेस पर रख देंगे, बाकी को एज इट इज नोट कर लोगे आप, = -4। आप समझ रहे हो ना मेरी बात बेटा? बाकी में आप कुछ नहीं करना है। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व अभी होगा नहीं, इसके एलसीएम ले लो आप। एलसीएम इसका 2 आ जाएगा, यहां आ जाएगा 13 - 3y और 2 से इसको 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, = -4। अब आप इस 2 को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेटा, -3y, इसको सॉल्व कर लो, -3y और इसको सॉल्व कर देंगे। ये 13 तो अपनी प्लेस पर है, ये दोनों नेगेटिव के हैं। मैथमेटिक्स में जब नंबर सेम साइन के होते हैं तो ऐड हो जाते हैं। इसका 3y और 4y को सॉल्व करेंगे तो 7y आएगा, साइन रिमेन सेम, साइन वही रहता है, माइनस का साइन रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -8 आ जाएगा। ये इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा बेटा? -8 आ जाएगा। इसी को सॉल्व कर दो, -7y = -8 और इस वाले नंबर को आप यहां शिफ्ट कर रहे हैं तो ये -13 हो जाएगा बेटा। +13 वहां जाने पर क्या हो जाएगा? -13। तो -7y = इसको सॉल्व करेंगे, -21 आ रहा है। और अगर आप थोड़ा समझदारी से दिखाएं तो 7 यहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे आप, -7 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देखो कर लो, यहां से -7 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, अपॉन -7 बन जाएगा। माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल, 7 से 3 टाइम कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 3 वैल्यू y की आ गई है। इस y की 3 वैल्यू को इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दो, जल्दी बन जाएगा ना इसे। देखो मैं लिख दे रहा हूं, पुटिंग y = 3 इन इक्वेशन नंबर थर्ड। आप किसी में भी रख सकते हो, ऐसा कोई नियम नहीं आपको इसी में रखना है। आप इसमें रख सकते हो, आप इसमें रख सकते हो, कहीं भी रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं।
कहीं से भी सॉल्व हो जाएगा ये यहां से जल्दी बनेगा, यहां सीधे करते रहा हूं। x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू वाई की प्लेस पर 3 आया था अपॉन 2। इसी को सॉल्व करेंगे 13 माइनस 3 3 जा कितना होता है बेटा 9 अपॉन 2, और इसको सॉल्व कर देंगे तो 4 आ जाएगा ना न्यूमरेटर में, और डिवाइडेड बाय 2। इस 2 से इसको 2 टाइम कैंसिल, तो x की वैल्यू आपके पास 2 आ गई है। क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम वेरिएबल की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, x और y की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप समझे ना, सब्स्टिट्यूशन का मतलब या तो x के वेरिएबल में आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या तो y के वेरिएबल में। आप ऐसा कोई जरूरी नहीं कि x में ही सॉल्व करना है, y में भी कर सकते थे। आप x में कर लो चाहे y में कर लो, किसी एक वेरिएबल में आप सॉल्व कर लो, उसके बाद उस वैल्यू को दूसरे जिस इक्वेशन से सॉल्व कर रहे हैं उसमें मत रखना, दूसरी वाली इक्वेशन जिसको आपने कुछ भी नहीं किया उस पर पुट कर देना है। जैसे पुट करेंगे आपकी x जिस वेरिएबल के टर्म्स में आपने क्वेश्चन को कन्वर्ट किया होगा उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। जब वो वैल्यू निकल जाएगी उसको किसी भी इक्वेशन में, चाहे आप 1 नंबर इक्वेशन में डालो तब भी निकल जाएगा, 2 में रखोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, 3rd में रखोगे तब भी सॉल्व हो जाएगा। किसी भी एक इक्वेशन में आप उस वैल्यू को रख दो, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। इसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको बात समझ में आई? अभी हम एक्सरसाइज से और अच्छे से समझेंगे, अभी तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ठीक है बेटा। और एल्जेब्रिक मेथड से केवल वही क्वेश्चन बनेगा जिसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, मतलब एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन वाले। अगर इन्फिनिटी वाली सॉल्यूशन है और नो सॉल्यूशन है तो वो एल्जेब्रिक मेथड से नहीं बनेगा। कहने का मतलब ना सब्स्टिट्यूशन से बनेगा ना एलिमिनेशन से बनेगा, ये वही वाले क्वेश्चन बनेंगे जिनका आपको एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आ रहा होगा। बात समझ में आ रही है? एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन वाले एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व हो जाएंगे, ग्राफिकल मेथड से किसी भी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। बेटा इसकी सेकंड मेथड होती है एलिमिनेशन मेथड। इस एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, दो इक्वेशंस आपको गिवन होती है। मैंने वही वाली इक्वेशन पकड़ी जो मैंने अभी पिछले उसमें समझाई थी आपको, 2x + 3y = 13, x - 2y = -4। ये दो इक्वेशन आपके पास होती हैं। इन दो इक्वेशन में आप किसी एक को एलिमिनेट कर देते हो। एलिमिनेट का मतलब खत्म कर देना। या तो x के टर्म को आप एलिमिनेट कर दोगे या तो y के टर्म को आप एलिमिनेट कर दोगे। एलिमिनेट करने का मतलब किसी एक के टर्म को खत्म कर देना। खत्म करने का मतलब जैसे x हटा दिया आपने, पूरी इक्वेशन को आपने y के टर्म में बना लिया, या आपने y को रिमूव कर डाला और x के टर्म में इक्वेशन को बना डाला, तो इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। किसी एक को एलिमिनेट कर देना। इसका कैसे करते हैं एलिमिनेट? उसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले कोफिशिएंट को इक्वेट करना पड़ेगा। सबसे पहला जो स्टेप आएगा, फर्स्ट इक्वेट द कोफिशिएंट्स। ये पहला स्टेप है। किसी भी इक्वेशन के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने के बाद सेकंड स्टेप में चेक करेंगे, चेक द साइन। चेक द साइन, साइन को चेक करेंगे। साइन चेक करते समय नंबर पास अगर सेम साइन आ जाए, सेम साइन, अगर सेम साइन आ जाए तो क्या करेंगे भाई, सेम साइन आएंगे तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सेम साइन पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और डिफरेंट साइन आ जाए, डिफरेंट साइन, अगर कुछ जिसको आपने इक्वेट कर दिया था उन पर जो है चेक उनका साइन चेक करेंगे। उनका साइन चेक करने पर अगर वो सेम साइन के होंगे तो उनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर वो डिफरेंट साइन के होंगे तो उनको ऐड करना पड़ेगा। ये आपको नियम याद रखना है। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले हम किसी भी कोफिशिएंट के जो है किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। किसी के भी कर सकते हैं, आप चाहो तो x का कर लो, आप चाहो तो y का कर लो, किसी का भी कर लो। किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वेट करना पड़ेगा। जिसके कोफिशिएंट तुमने इक्वेट करे, माने जिसके कोफिशिएंट तुमने इक्वेट करे, उसके बाद उसका साइन चेक करेंगे। समझ में आ रहा? साइन किसका चेक करेंगे, जिसके कोफिशिएंट तुमने इक्वेट कर रखे हैं। अगर आपने x को इक्वेट किया तो x के साइन चेक करेंगे, अगर आपने y को इक्वेट किया तो y के साइन को चेक करेंगे। अगर उनके इन फ्रंट में जो साइन है अगर वो सेम होगा, उसके इन फ्रंट का जो साइन है वो सेम होगा तो आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। उसके इन फ्रंट में अगर साइन डिफरेंट होगा तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, साइन उसको ऐड करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, एग्जांपल से समझते हैं इसको। एक बार एक क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहला काम आप ये करेंगे, फर्स्ट इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। सबसे फर्स्ट में कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, चाहे आप x के कर लो चाहे आप y के कर लो, किसी के भी कर सकते हैं। आपको जिसमें ज्यादा इजी लगता है उसको कर लेना। ये देखो x और y के कोफिशिएंट को इक्वेट करने का मतलब 2 और 1 का आप क्या लोगे, एलसीएम। 2 और 1 का क्या लोगे बेटा, एलसीएम लोगे। इसका मतलब यहां 2 है तो यहां भी 2 बनाना पड़ेगा। 2 और 1 का एलसीएम 2 ही होता है।
यहां 2 है तो यहां भी 2 बनाना पड़ेगा। इस इक्वेशन में 2 कब आएगा बेटा? सेकंड इक्वेशन में। अगर आप सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें 2 से, लिख दे रहा हूं मैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर सेकंड बाय 2। इक्वेशन नंबर सेकंड को आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आराम से करना, 2 से लेफ्ट और राइट दोनों मल्टीप्लाई करना है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4y बन जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 8 बन जाएगा। मैंने सीधा कर दिया, आपको करके दिखाया नहीं, ऐसा नहीं करा मैंने। 2 ब्रैकेट में x माइनस 2y और pg इक्वल टू माइनस 4। ऐसा करता तो आप पूरे को मल्टीप्लाई करते, दिखाई भी देता आपको। मैंने लिख दिया इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मैंने इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मैंने इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मैंने इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब 2 से जितने टर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं लेफ्ट और राइट, सबको मल्टीप्लाई कर दे रहा है, छोड़ना किसी को नहीं। ये नहीं कि खाली लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कर दिया, राइट वाला छोड़ दिया, ऐसा नहीं। जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे इस वाली इक्वेशन को इसके नीचे लिख लो, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इसको इक्वेशन के नीचे आप लिख दोगे। समझ में आया आपको? इक्वेशन के नीचे आपने लिख दी। अब आप पहला काम तो आपका हो गया, कोफिशिएंट इक्वेट हो गए। सेकंड आपको करना है साइन चेक करना है। किसका चेक करना है? साइन जिनके आपने कोफिशिएंट इक्वल कर रखे हैं। ये दोनों के कोफिशिएंट मैंने इक्वल करे थे। आप इस वाले का और इस वाले का साइन चेक कर लेना एक बार। इस वाले का और इस वाले का साइन चेक कर लेना भाई। इनके इन फ्रंट में जो साइन लगा है ये सेम लग रहा है मुझे, ये भी प्लस ये भी प्लस। जब ये दोनों पे सेम होता है तो सेम साइन है। अगर सेम साइन है तो क्या करने की बात कर रहा है आपसे? सब्ट्रैक्ट। सेम साइन में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करते समय ये जो नीचे इक्वेशन लिखी ना बेटा आपने, उसके साइन चेंज हो जाएंगे। जो नीचे इक्वेशन लिखी है उसके साइन चेंज हो जाएंगे। इसका साइन आप चेंज करके पॉजिटिव था माइनस कर दोगे, इसका प्लस था माइनस कर दोगे, इसका प्लस था माइनस कर दोगे। सबके साइन मैंने चेंज कर दिए, नीचे लिख दिया। जब आप साइन देखोगे इसका प्लस इसका माइनस, दोनों एक जैसे हैं तो कैंसिल हो जाएंगे जी। 2x से 2x कैंसिल। अब देखो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। अब आपका साइन चेंज हो चुका है, अब प्लस मत देखिएगा, साइन इसका चेंज हो गया, माइनस हो गया। ये भी नेगेटिव लाइक साइन है। एक जैसे साइन वालों को क्या करते हैं मैथमेटिक्स में? ऐड। इसका ना 4y और 3y को ऐड करेंगे तो 7y आ जाएगा। साइन रिमेन सेम, साइन वही रहता है। इन दोनों का साइन अगर माइनस तो आपका भी साइन माइनस, ये भी माइनस, फिर ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे आएगा 21 और साइन रिमेन सेम, साइन माइनस ही रहेगा। इस 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, y नहीं छोड़ देना। -21 अपॉन -7, माइनस से माइनस कैंसिल तो y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। आपसे आपने एक वैल्यू निकाल ली y की, दूसरे को निकालने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो। y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। फर्स्ट में ही कर देता हूं मैं, किसी में भी कर सकते हो। पुटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आराम से रखना, फर्स्ट इक्वेशन लग दिया मैंने। फर्स्ट इक्वेशन का मतलब ये 2x। कोई बोले सर सेकंड इजी है उसमें क्यों नहीं रख रहे हो? बिल्कुल रख सकते हो, अगर आपके समझ में आ रहा है ना, आप सेकंड में भी रख सकते हो। सेकंड में और जल्दी बन जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उसमें कुछ नहीं करना है, ये ज्यादा इजी है। आपको इक्वेशन को पहचानना है बेटा बस। अगर आप इक्वेशन आइडेंटिफाई कर लेंगे तो बहुत आसानी से बना दोगे। ये अगर आप में क्वालिटी आ गई तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप एग्जाम में टाइम को बचा सकते हो। इस सेकंड में रखने पर टाइम आपका बचेगा। इसमें 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। आपने जो है y की वैल्यू रखने की बात करी, रख लो y की वैल्यू, y इज इक्वल टू आप 3 रखोगे, इज इक्वल टू 13। सबसे पहले ये मैथमेटिकल नंबर शिफ्ट कर देना। 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 3 जा 9 हो जाएगा बेटा। ये प्लस का 9 वहां जाएगा माइनस का 9। अब 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। x इज इक्वल टू, आप जब सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करने पर 4 आ रहा है अपॉन 2, 2 से 2 टाइम कैंसिल तो x इज इक्वल टू 2। अभी आपने पिछला क्वेश्चन ध्यान दिया हो तो उसमें भी इतना ही आंसर आ रहा था। जैसे और कोई कई बच्चे होते हैं जो स्मार्ट होते हैं, टाइम की कीमत को समझते हैं। देखो इस वाले में से कम टाइम लगेगा। x माइनस 2 इंटू आप 3 रखोगे इज इक्वल टू -4। इसका कैलकुलेशन जितना भी आएगा उसको यहां शिफ्ट कर देना। x इज इक्वल टू -4 और ये वहां जाएगा तो प्लस का 6 बन जाएगा तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। आप इस चीज को समझो, बोर्ड के एग्जाम में एक एक लाइन की वैल्यू है। आप जितना कम टाइम लगा करके क्वेश्चन को बना देंगे उतना अच्छा। इसमें आप देखो 4 लाइन में क्वेश्चन बन रहा है, इसमें केवल 2 ही लाइन में 3 ही लाइन में क्वेश्चन बन जा रहा है, तो इसका एक लाइन बच जा रही है। तो समय को बचाना भी आपका काम है। ठीक है बेटा, आप समझो जिसको जो ज्यादा इजी लगता है आपको आप उससे कर लो। ठीक है ना, जिसमें ज्यादा आसान लगता है उसको करना है, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे अगर मैं इसको y के कोफिशिएंट पर इसमें जैसे कम टाइम लगा क्योंकि इसमें मुझे एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ा। अगर मैं y को देख लेता तो y की इक्वेशन के लिए मुझे 2 और 3 का लेना पड़ता है एलसीएम, और 2 और 3 का एलसीएम होता है 6।
इसका मतलब मुझे यहां भी 6 बनाना पड़ेगा, मुझे यहां भी 6 बनाना पड़ेगा। यहां 6 कब बनेगा बेटा? ये जब 3 को आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। और यहां 6 कब बनेगा? जब 2 को कितने से मल्टीप्लाई करें? 3 से। इस वाली इक्वेशन को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब मैं y के टर्म को एलिमिनेट कर सकता हूं। तो इसका मतलब मुझे ज्यादा काम करना पड़ रहा है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? y के कोएफिशिएंट को मुझे एलिमिनेट करने के लिए मुझे ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है। तो मुझे ये देखना है कि मुझे किसमें ज्यादा जल्दी बनेगा मेरा क्वेश्चन। समझ आ रहा है आपको? आप थोड़ा देख करके करोगे तो और टाइम को बचा लोगे, और अगर नहीं भी करोगे तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? समझ आ रहा है आपको? अगर आपको समझ आ रहा है बेटा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियोज और इंफॉर्मेटिव वीडियोज आप लोगों के लिए बनाता रहूं, और बहुत आसान मेथड पर। थैंक यू बेटा।